प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी बायोलॉजी क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इस क्लास का अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स मैंने देखा बायोलॉजी के जो हैं वो सारी वीडियो देखकर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट का आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से पूछता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप वीडियो देखकर उनका आंसर देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें इस बात का भी यकीन हो जाता है कि आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो आगे भी ये सिलसिला अपना जारी रहेगा। तो आज की जो वीडियो है वो हम, जैसा कि हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया था, चैप्टर नंबर 31, ये बताया था आपको। बीच में जो चैप्टर हमने छोड़े हैं वो हम बाद में लेंगे, क्योंकि ये मानव जनन जो हमने चैप्टर पढ़े थे उन्हीं से संबंधित आगे की प्रक्रियाएं जो हैं उसको हमने, जो कि मानव में युग्मक जनन, अगला जो चैप्टर हमारा है मानव में युग्मक जनन, ये उससे रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको शुरू किया है। इसलिए लगातार हम जो है क्रमबद्ध तरीके से जो हमने जनन पढ़े, जननांग पढ़े, उनके बाद क्या होता है, गैमीटों का निर्माण होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुक्राणु कायांतरण, आज का जो वीडियो है हमारा, जो कि सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 31 के अंदर मानव में युग्मक जनन, पहली वीडियो में हमने देखा किस प्रकार जो है युग्मक जनन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। युग्मक जनन अर्थात जननांगों के अंदर मुख्य जनन अंगों में गैमेट्स का निर्माण होने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि अंडाणु का निर्माण अंड जनन अर्थात oogenesis कहलाता है। तो हमने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पिछली वीडियो में पढ़ी थी। उसके बाद उसका कुछ भाग जो है रह गया था, जो अलग से वीडियो में आज हम ले रहे हैं शुक्राणु कायांतरण। अर्थात हमने शुक्र जनन प्रक्रिया में ध्यान हो तो 3 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप जो था, मुख्य रूप से 2 भाग थे। पहला था जो है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, अर्थात जिसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कह रहे थे, जबकि दूसरा भाग था शुक्राणु कायांतरण, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम दूसरा जो भाग है वो ले रहे हैं, जिसमें शुक्राणु कायांतरण। अगर मोटे रूप से हम ये कहें कि शुक्राणु कायांतरण वास्तव में होता क्या है, ये जो शुक्राणु पूर्वी है, शुक्राणु पूर्वी, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण जो होता है, ये प्रक्रिया जो है, ये क्या बना, शुक्राणु बना, स्पर्म। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण। और शुक्राणु कायांतरण में वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता है, इसमें विभेदन होता है। विभेदन होता है। इस विभेदन में कार्यकी, आकारिकी व कार्यकी आकारिकी और कार्यकी विभेदन होता है। किसके अंदर होता है, शुक्राणु पूर्वी के अंदर। शुक्राणु पूर्वी क्या है, गोलाकार है, गोलाकार, अचल है, और क्या है, निष्क्रिय है। और इससे यानी शुक्राणु पूर्वी जो एक गोलाकार अगुणित अचल निष्क्रिय एक कोशिका है,
ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी n होंगे और यहां भी n होंगे। तो ये शुक्राणु पूर्वी शुक्राणु कायांतरण प्रोसेस के अंदर अपने आप को आकारिकी यानी इसका आकार भी विभेदन होगा और कार्य के रूप से भी यानी फिजियोलॉजिकल रूप से भी ये क्या करेगी, अपने आप में चेंज लेकर आती है। और उस परिवर्तन के दौरान यानी उस कायांतरण के दौरान, कायांतरण को हमने सामान्य भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक तरह से काया पलट हो रही है, इसकी पूरी तरह से काया पलट हो जाती है। ये आपको 11वीं क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार जब कोई कोशिका विभिन्न परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अपने आप में पूरी तरह से आकारिकी रूप से भी और कार्य के रूप से भी परिवर्तन कर लेती है, तो इस प्रक्रिया को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे एक अंडा लार्वे में कायांतरित होता है, लार्वा बनता है, फिर लार्वे से प्यूपा बनता है, तो यहाँ भी एक उसी प्रकार के चेंजेज आते हैं और इन चेंजेजों के परिणाम स्वरूप ही जो है एक शुक्राणु पूर्वी एक चल युग्मक, ये क्या हो गया, चल हो गया और कैसा हो गया, सूक्ष्म है, ठीक है, सूक्ष्म है, तर्कुरूपी है, तर्कुरूपी, और कैसा है, गतिशील है, चल है, सूक्ष्म है, तर्कुरूपी है, और कैसा है, सक्रिय है, सक्रिय। तो कहने का मतलब क्या है, शुक्राणु कायांतरण वास्तव में क्या है, मोटे रूप से समझ सकते हैं कि जो शुक्राणु का निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, साइटोजेनेसिस, ठीक है। पिछला जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्टेप क्या था, शुक्राणु कायांतरण। बेटा ध्यान रखना, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको आगे की वीडियो तभी समझ में आएगी जब वो पिछली वीडियो को देखेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हर वीडियो अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें वास्तव में एक जो है शुक्राणु जनन कोशिका जो है विभाजन करके शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करती है। 4 शुक्राणु पूर्वी बनते हैं और ये शुक्राणु पूर्वी शुक्राणु कायांतरण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक शुक्राणु पूर्वी एक स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया शुक्राणु कायांतरण कहलाती है। तो इसमें गोलाकार, अचल, निष्क्रिय, एक चल, सूक्ष्म, तर्कुरूपी और सक्रिय शुक्राणु का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलोजेनेसिस भी कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं यानी एक जो शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनने के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उसमें हम जानते हैं कि शुक्राणु में 4 भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष होता है, सिर होता है, इसका शीर्ष होता है, शीर्ष भाग। एक होता है इसकी ग्रीवा, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। तो इन चारों भागों का निर्माण होगा। वास्तव में इन चारों भागों का निर्माण इस कोशिका से यहाँ तक आने में होता है। इस प्रक्रिया को ही शुक्राणु कायांतरण के। अब इसमें चारों भागों के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर ये किस प्रकार बनते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख शीर्ष भाग है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्रोसोम और एक केंद्रक होता है। तो यहाँ पर एक्रोसोम के निर्माण की प्रक्रिया को हमें अलग से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि एक्रोसोम निर्माण की क्रिया को समझाइए स्पर्म्स में एक्रोसोम। तो लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राणु कायांतरण में होने वाली घटनाएं। नंबर 1, शुक्राणु के शीर्ष का निर्माण। शुक्राणु के शीर्ष यानी हेड, और हेड जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना।
एक भाग होता है एक्रोसोम और दूसरा भाग होता है केंद्रक। शुक्राणु का शीर्ष भाग दो भागों से मिलकर बना है, एक्रोसोम और केंद्रक। एक्रोसोम को शुक्राणु शीर्षधर भी कहते हैं, जबकि केंद्रक हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है। तो क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण, तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो ध्यान रखना गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। एक्रोसोम का निर्माण, इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। कैसे होगा? देखो, हमने बात की कि जो शुक्राणु पूर्वी है उसमें उपस्थित ये तो केंद्रक है, केंद्रक भी चेंज होकर लंबा और अंडाकार हो जाता है। और यहाँ पर जो शुक्राणु पूर्वी के अंदर उपस्थित गोल्जी पुटिकाएं होती हैं वो केंद्रक के ऊपर एक गुच्छा बना लेती हैं। ये केंद्रक है। यहाँ पर एक रिक्तिका होती है और ये है गोल्जी पुटिकाएं। ये गोल्जी पुटिकाएं आगे चलकर क्या होती हैं? प्राथमिक एक्रोसोमल कणिका बनाती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये पुटिकाएं जो हैं, गोल्जी पुटिकाएं, ये आपस में फ्यूज होती जाती हैं इस रिक्तिका से, और क्या बनाती हैं? प्रो एक्रोसोमल कणिका। और यही प्रो एक्रोसोमल कणिका आगे चलकर एक्रोसोम बनाती है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी होकर, और ये सभी पुटिकाएं धीरे धीरे इसमें फ्यूज होती जाती है, इसी के अंदर समेकित हो जाती हैं। और ये कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक्रोसोम जो है इसके ऊपर एक टोपी के समान संरचना बना लेता है, जो इसको ऊपर तक ढके रहता है। यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है ये, यानी केंद्रक को शीर्ष भाग से ही ढक लेता है। और इसके ऊपर ये कोशिका झिल्ली होती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पीछे को एक सेंट्रियोल होता है जो इसके मध्य में होता है। यहाँ दूरस्थ सेंट्रियोल होता है, ये मध्य खंड होता है, यहाँ पर ग्रीवा, फिर ये मध्य खंड जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होते हैं। इनको हम अगले उसके अंदर पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पर्म्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम केवल शुक्राणु का कायांतरण पढ़ रहे हैं। फिर ये पूंछ का निर्माण इस प्रकार ये इसमें हो जाता है, अक्षीय तंतु बनता है। तो ये यहाँ पर केंद्रक एक्रोसोम
प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक एक्रोसोमल झिल्ली ये मध्य खंड, ये ग्रीवा हो गई, और ये पूंछ। तो इस प्रकार एक शुक्राणु का कायांतरण हो जाता है। यहाँ पर हमने दोनों चीजें दिखाई हैं कि किस प्रकार एक एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है और इस एक्रोसोम के अंदर अंडाणु को भेदने वाले स्पर्म लाइसिन भी होते हैं। चित्र का नाम जो हम लिखेंगे यहाँ, शुक्राणु कायांतरण में एक्रोसोम का निर्माण। तो कुल मिला के यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, न सिर्फ शुक्राणु कायांतरण दिखाया है बल्कि एक्रोसोम का निर्माण भी यहाँ हम देख रहे हैं। अब किसके द्वारा हुआ एक्रोसोम का निर्माण? गोल्जी बॉडी से हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये गोल्जी पुटिकाएं होती हैं। ये गोल्जी पुटिकाएं केंद्रक के शीर्ष पर, ये केंद्रक है, इसको केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। तो केंद्रक के शीर्ष पर गोल्जी पुटिकाएं एक रिक्तिका के चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे इसमें जुड़ती जाती हैं। प्रारंभ में इस रिक्तिका को नाम दे देते हैं प्रो एक्रोसोमल कणिका, यानी इसी से आगे चलकर एक्रोसोम का निर्माण होगा। ये कणिका धीरे धीरे जब ये जुड़ती जाती हैं, देखो यहाँ से पुटिकाएं सारी इसमें जुड़ती जाती हैं और ये बड़े आकार ले लेती है, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोमल कणिका। ये एक्रोसोमल कणिका जो है आगे चलकर एक्रोसोम बनाती है और ये टोपी के समान इसके शीर्ष पर, केंद्रक के शीर्ष पर इस प्रकार जो है टोपी के समान संरचना में होता है। और इसकी जो झिल्ली होती है उसको एक्रोसोमल झिल्ली कहते हैं। इस एक्रोसोमल झिल्ली में ध्यान रखना, इस एक्रोसोमल जो झिल्ली होती है, एक्रोसोमल झिल्ली में विशेष प्रकार के जो है स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन उपस्थित होते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन जो होते हैं, मानव की अगर हम बात करें, ये विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। मानव में होता है हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम है और इसके अंदर आपको बताया था हाइलुरोनिक अम्ल होता है। और ये हाइलुरोनिक अम्ल जो होता है वो अंडाणु खोल कौन सा? कोरोना रेडिएटा, अंडाणु खोल को भेदता है निषेचन के समय। ठीक है, निषेचन के समय। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के अंदर क्या होता है, कौन सा स्पर्म लाइसिन है? हर एक जाति में अलग अलग प्रकार के स्पर्म लाइसिन होते हैं। ये स्पर्म लाइसिन विशेष प्रकार के जो है ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी यहाँ पर जो एंजाइम प्रकृति से काम करेंगे, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है मानव के अंदर, स्पर्म लाइसिन के अंदर जो इसकी एक्रोसोम की झिल्ली होती है। और यहाँ पर ये जो है
अंडाणु के खोल से अटैच होते हैं और यहाँ उसके खोल को गला देते हैं, उससे रिएक्शन करके उसका अपघटन करते हैं, भेदन करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्रोसोम का कार्य क्या है? शुक्राणु का भेदन करना। निषेचन के समय शुक्राणु का भेदन करना, ये एक्रोसोम का कार्य है। एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी काय से। तो दो चीजें प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखनी है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसमें केंद्रक की। तो केंद्रक का अंदर क्या होता है? जो केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है? केवल डीएनए बचता है, डीएनए बचता है। बाकी सारी चीजें जो है आरएनए वगैरह है वो सब बाहर निकाल दिए जाते हैं और जीवद्रव है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि कम से कम जो है इसका वजन कम करने के लिए, यानी हल्का रहेगा तो चलने में आसानी रहेगी, तेजी से जो है ये गति कर पाएगा। इसलिए जो स्पर्मेटिड है उसमें से जितना भी कोशिका द्रव है, जितना जरूरत है उतना रखा जाएगा, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा और ये सिंक होकर सिकुड़ जाता है। इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इसका कार्य क्या होता है? ये अंडाणु में आनुवांशिक गुणों को ले जाता है, आनुवांशिक गुणों को वहन करता है। यानी जब निषेचन की क्रिया होती है तो शुक्राणु के केंद्रक के अंदर जो एन क्रोमोसोम्स होते हैं यही आगे जाके अंडाणु के केंद्रक से मिलकर, और जिसको अपन कहते हैं लिंग निर्धारण भी करते हैं। तो ये आनुवांशिक गुणों को ले जाते हैं, जबकि एक्रोसोम अंडाणु का भेदन करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अंडाणु के, शुक्राणु के जो शीर्ष भाग है उसमें दो भाग हैं। शीर्ष के अंदर हेड में एक्रोसोम है जो गोल्जी काय से बनता है, अंडाणु भेदन का काम करता है, इसमें स्पर्म लाइसिन होते हैं, जबकि केंद्रक जो है उसमें केवल डीएनए रहता है, बाकी चीजें। एक चीज और ध्यान रखनी है, वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जो केंद्रक होता है उसका आकार, आकृति शुक्राणु की आकृति पर निर्भर करती। शुक्राणु की आकृति, शुक्राणु की आकृति केंद्रक की आकृति पर निर्भर करती है। अलग अलग जातियों में अलग अलग आकृति होगी। जैसे मानव की बात करें तो मानव में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मानव में चम्मचाकार, चम्मचाकार मानव में, और सांड के अंदर चम्मचाकार है, जबकि चूहे में हुक्काकार, हुक्काकार, हुक्के के समान होती है। मेंढक के अंदर, मेंढक में भालाकार होती है, भालाकार। और चिड़िया की अगर हम बात करें, चिड़ियों में सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। ध्यान रखना क्या क्या बताया है कि जो केंद्रक की आकृति है वो उस आकृति के अनुसार ही हम स्पर्म की आकृति बताते हैं, जैसा यहाँ आपको चित्र में नजर आ रहा है। हमने कहा कि अलग अलग जातियों में ये आकृति अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ये तैरने में भी सहायक होती है, इसलिए चम्मचाकार हो जाती है, आगे से जो है नुकीला, पीछे से नुकीला, ठीक है, तो ये तैरने में आसानी रहती है। तो मानव में चम्मचाकार हो जाती है केंद्रक की आकृति, तो स्पर्म्स की आकृति भी इसी से डिनोट करी जाएगी, सीधी सी बात है। इसी प्रकार सांड के अंदर में ही लगभग मानव के समान ही चम्मचाकार, स्पून शेप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चूहे की बात करें तो उसमें हुक्के के समान होता है, ठीक है। मेंढक के अंदर अगर हम बात करें तो भालाकार होता है, और चिड़ियों के अंदर कैसा होता है? सर्पिलाकार। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास दूसरा जो भाग है कौन सा है? वो है ग्रीवा भाग, ग्रीवा। तो ग्रीवा जो है जिसको नेक कहते हैं, नेक, तो स्पर्म्स की नेक का परिवर्धन कैसे होगा, नेक का कायांतरण कैसे होगा? जो नेक है उसमें दो तारक केंद्र है, यहाँ आप देख रहे हैं दो तारक केंद्र नजर आते हैं, तो इनको हम बाद में डिटेल से दिखाएंगे जब स्पर्म्स की स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ग्रीवा क्या होती है? स्पर्मेटिड में तारक केंद्र होता है, तारक केंद्र। स्पर्मेटिड का जो तारक केंद्र है, सॉरी तारक काय, तारक काय
ये तारक काय डिवाइड होकर दो तारक केंद्र बनाता है, एक समीपस्थ और एक होता है दूरस्थ, दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र देखो यहां होता है केंद्रक के बिल्कुल पीछे, जबकि दूरस्थ तारक केंद्र कहां होता है, दूरस्थ तारक केंद्र थोड़ा दूर होता है, जो केंद्रक के पास है इसलिए इसको समीपस्थ तारक केंद्र कहा, जबकि दूर जो है उसको दूरस्थ तारक केंद्र कहा। अब दोनों का क्या महत्व है, जो समीपस्थ तारक केंद्र है ये निषेचन के समय जैसे ही एंट्री करता है अंडाणु के अंदर तो विदलन को प्रेरित करेगा और आगे का परिवर्धन जो है वो शुरू हो जाएगा अंडाणु के अंदर। जबकि दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। अक्षीय तंतु क्या है, एक धागे नुमा जो है कशाभिका के समान संरचना है जो इसकी पूंछ बनाती है। तो अक्षीय तंतु का निर्माण किससे होता है, तारक केंद्र कौन से, दूरस्थ तारक केंद्र से। तो ये ग्रीवा भाग के अंदर दो तारक केंद्र होते हैं। तीसरा जो है वो है इसका मध्यखंड, मध्यखंड। तो मध्यखंड का कायांतरण किस प्रकार होगा, मिडिल पीस जिसको हम कहते हैं। ये मध्यखंड में क्या होता है, जितने भी स्पर्मेटिड, भाई स्पर्मेटिड से ही तो बन के आ रहा है, स्पर्मेटिड ये इसका केंद्रक और ये इसमें कोशिका द्रव, तो इससे इसका निर्माण हो रहा है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो केंद्रक है वो बदल गया, ठीक है। इसके अंदर जो है तारक काय है वो टूट गया दो भागों में, गोल्जी काय का क्या बन गया, जो है एक्रोसोम बन गया। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या होंगे, यहाँ पर मध्यखंड में आकर क्या होंगे, सर्पिलाकार स्पाइरल बाइंडिंग बनाएंगे। ये स्पाइरल बाइंडिंग है अक्षीय तंतु के। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिलाकार आच्छद, और इसको मानव में क्या कहते हैं, नेबन कर्ण कहते हैं, नेबन कर्ण। मानव में क्या कहते हैं इसको, नेबन कर्ण। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेबन कर्ण कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे मिलकर यहाँ पर इसके मध्यखंड में क्या होंगे, जो है सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि इसको जैसे नाव में इंजन होता है उसकी तरह ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि ये तेजी से आगे गतिशील हो सके। लास्ट खंड जो है वो है पूंछ। पूंछ का निर्माण। तो भाई स्पंज की जो पूंछ है उसका निर्माण कैसे होगा, जो पूंछ है उसका निर्माण कैसे होगा, हमने कहा जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो क्या होगा, वो एक आधार कणिका के रूप में काम करेगा। आधार कणिका क्या होती है, जो हम कहते हैं कशाभिकाओं का निर्माण हमने देखा था किस प्रकार होता है, 11वीं क्लास में ध्यान हो तो उसमें यहाँ पर 9 तंतु जो होते हैं परिधि पर होते हैं और 2 तंतु क्या होते हैं, केंद्र में होते हैं, और यहाँ से क्या है, एक अक्षीय तंतु निकलता है। तो ये जो तारक केंद्र है, दूरस्थ तारक केंद्र, ये इस अक्षीय तंतु का निर्माण करेगा। और ये अक्षीय तंतु आपको दिख रहा है, ये पतले पतले धागे जैसे, ये पीछे तक इस प्रकार बनाकर क्या बनाएगा, इसकी पूंछ बनाता है। लेकिन पूंछ में ध्यान रखना 2 भाग हैं। एक भाग ये होता है जो मुख्य खंड होता है, मुख्य खंड, और लास्ट वाला होता है ये अंत्य खंड होता है, अंत्य। इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर ये, यहाँ तक जो है इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है और कुछ मात्रा में जीवद्रव होता है। लेकिन यहाँ इसके पीछे वाला जो अंत्य खंड है, इसके अंदर अंत्य सूत्र भी कह देते हैं इसको, इसके अंदर केवल जो है अक्षीय तंतु होते हैं, यहाँ कोई झिल्ली और कोई जीवद्रव नहीं होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं पूंछ जो है उसका काम है कि इसको जो है एक प्रकार से डायरेक्शन में यानी दिशा निर्देशित करती है और उसको यानी अपने टारगेट पर जाने के लिए जो है गाइड करती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है वो नेबन कर्ण जिसे कह रहे हैं मानव में, वो ऊर्जा प्रदान करती है। शीर्ष खंड जो है भेदन का काम करेगा और आनुवांशिक गुणों का वाहक है, जबकि जो नेक है वो उसके अंदर क्या होते हैं, तारक केंद्र हैं।
तो हर एक का अलग अलग अपना अपना रोल होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमारा जो आज का जो वीडियो था वो था शुक्राणु कायांतरण पर, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर एक जो अचल अगुणित अगतिशील जो स्पर्मेटिड है वो सक्रिय चल गतिशील शुक्राणु में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। ध्यान रखना, सभी शुक्राणुओं में कशाभिका नहीं होती। जैसे एस्केरिस और जो निमेटोड्स होते हैं उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो अगतिशील होते हैं, उनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है। पहला आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, एक्रोसोम का निर्माण किस भाग से होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण बताया है, जैसे अभी आपको बताया चित्र में दिख रहा है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नीचे जब आप वीडियो देखते हैं बेटा, नीचे लिखा होता है कमेंट, तो वहां आप कमेंट करके टाइप करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ये, 2 का आंसर ये। तो एक्रोसोम का निर्माण किस भाग से होता है? नंबर 2, मानव में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद को क्या कहते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और छोटे आंसर हैं इनके, और ये क्वेश्चंस बेटा नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 बताना है आपको, एक्रोसोम का कार्य। तो एक्रोसोम क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार जो आज की वीडियो है उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, एक्रोसोम का निर्माण किस भाग से होता है? मानव में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद को क्या नाम देते हैं? और एक्रोसोम का कार्य क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।